लुसेंट ऑब्जेक्टिव में जो है ना, हम लोग पहला चैप्टर जो था भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे ना, सामान्य परिचय ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले का क्लास हो चुका है। अब आइए चैप्टर नंबर 2 में क्या है, ऐतिहासिक स्रोत, इसको पढ़ते हैं। बताइएगा ऐतिहासिक स्रोत। आज इसका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने का स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बताइए क्या होगा। ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत। कह रहा है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने का वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, क्या होगा। इसमें ना साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। हाँ, इसमें जो है ना क्या है, बोल रहा है 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में प्राथमिक स्रोत, नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी ए होगा, इसका ए होगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। कह रहा है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्या होगा, बताइए 3 का राइट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद में किया है, किसमें, ऋग्वेद में। तो कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में दिया गया है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई, तो ऋग्वेद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, बताइए क्या होगा। पुराण नहीं माना जाता, लेकिन संहिता और ब्राह्मण और उपनिषद माना जाता है। हाँ, इसमें पुराण जो है नहीं माना जाता है, लेकिन संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद जो है माना जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, तो पुराण नहीं माना जाता है, लेकिन उपनिषद माना जाता है, श्रुति ग्रंथ, ब्राह्मण माना जाता है, संहिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। बताइए किस वेद में बोला गया है, कौन सा ग्रंथ दावा करता है। महाभारत में। हाँ, महाभारत में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो ये महाभारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है, बताइए। बौद्धों किसका है, बौद्धों का है, बौद्धों का। नेक्स्ट जातक किसका ग्रंथ है, जातक बोलेगा तो जातक तो बोलेगा तो बौद्धों का है, किसका है, बौद्ध का। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो। कह रहा है कि मिलिंद पन्हो के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो क्या होगा, बताइए। नागसेन होगा, क्या होगा, नागसेन। तो कह रहा है कि मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप है, तो नागसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है ना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, बताइए क्या होगा। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। मैकियावेली का जो है ना किसकी तुलना बोल रहा है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, बताइए क्या होगा। राजनीतिक नीतियाँ पे। कह रहा है ना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, राजनीतिक नीतियाँ पे। नेक्स्ट है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी। क्या है, राजतरंगिणी है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, क्या होगा अष्टाध्यायी बोलेगा तो पाणिनि के द्वारा। वीडियो को रिवीजन करते रहेगा, सारा क्वेश्चन याद होता रहेगा। इसका पहले वाला क्लास जो है ना देख लीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग डेली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है, बताइए। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है, पतंजलि है। महाभाष्य का रचनाकार का नाम क्या है, पतंजलि है। बताइए कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के नाटक का नायक कौन है, तो क्या हो, बताइए। अग्निमित्र। कौन है, अग्निमित्र। कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है, अग्निमित्र है। बताइएगा हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, हर्षचरित बोलेगा तो बाणभट्ट। क्या होगा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है विक्रमाचरित्र के रचनाकार कौन का नाम क्या है, बताइए। हाँ, विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो बिल्हन है। विक्रमाचरित्र रचनाकार का नाम क्या है, तो बिल्हन है। नेक्स्ट है चंद्रवरदाई दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो क्या होगा, पृथ्वीराज रासो ना। हाँ, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदाई है, याद रखें। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रवरदाई है। क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, बताइए कौन नहीं था। हेरोडोटस नहीं था, लेकिन
और एनासिक्रिएटिस और एरिस्टोबुलस था। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था, लेकिन निर्याकस था, एनासिक्रिएटस था, एस्ट्रोबुलस था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? क्या होगा बताइए? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने किया था। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। सही है। बताया कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? क्या होगा? इंडिका। इंडिका है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। बताइएगा नेक्स्ट, जियोग्राफिका की रचना किसने किया? तो क्या होगा? स्ट्रैबो। जियोग्राफिका की रचना किसने किया? तो स्ट्रैबो ने किया। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या होगा प्लिनी पुस्तक का नाम? नेचुरल हाँ हिस्टोरिया है, तो नेचुरल हिस्ट्री पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री बोलेगा किसका लेखक है? तो प्लिनी इसका लेखक है। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी की रचना किसने किया है? बताइए। अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी की रचना किसने किया? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने किया था। नेक्स्ट है, फहियान कहाँ का निवासी था? क्या होगा? फहियान निवासी बोलेगा तो चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। नेक्स्ट है, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्या आया था? फहियान जो है ना भारत आया था। तो बोल रहा है कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फहियान। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताइए क्या होगा? हर्षवर्धन। तो कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ह्वेनसोंग। नेक्स्ट है, 9वीं सदी में भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? क्या होगा? पाल। हाँ पाल होगा। कह रहा है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल होगा। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बताइए क्या होगा? अल बरूनी बोलेगा तो महमूद गजनवी। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या होगा? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। कह रहा है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो MBT। नेक्स्ट है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? क्या होगा? देवराय द्वितीय। हाँ देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एग्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1861। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? बताइए किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है ना, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कहीं कहीं ना इंग्लिश में दिया रहता है, इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में भी टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? क्या होगा? दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? क्या होगा? 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाट सभ्यता की खोज, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, बताइए वे है कौन कौन? बताइए। दयाराम साहनी, रखालदास और आर.डी. बनर्जी। हाँ तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं राखालदास R.D. बनर्जी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की प्राथमिक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। क्या है? सर जॉन मार्शल। कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की प्राथमिक खुदाई के प्रभारी थे, सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? बताइए। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के धातु का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है, एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्या होगा? वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नसात्य का उल्लेख मिलता है। तो एशिया माइनर का जो है ना, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि अशोक के शिलालेख
अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। थोड़ा सा रुकिए तो। 1837 पढ़े थे। इसका फर्स्ट क्लास जो है ना, इतिहास का समान परिचय था, वो अपलोड हो चुका है। पहला क्लास पहले ही आ चुका है, जाके अगर नहीं देखें जाके देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जो है ना लूसेंट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हम लोग, क्योंकि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में सभी में बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियो होगा ना, कि एक वीडियो में आपको पूरा हिस्ट्री खत्म है। इस चैप्टर वाइज करेंगे हम लोग, और बाकी इसका सीरीज जो है बिहार पुलिस का स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसका स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। बाकी उसमें तो करवाएंगे ही, बाकी इधर स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए सारा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्लास हम लोग पहले ही डाल चुके हैं फर्स्ट क्लास का। तो फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे हैं जाके चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। समान परिचय है, उसमें 50 क्वेश्चन शायद था, सारा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज इसका दूसरा चैप्टर था, तो दूसरा चैप्टर को जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी हर जगह शेयर कीजिए, और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा फायदा करेगा। तो चैप्टर वाइज करेंगे हम लोग, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। बाकी इसका जो है ना सब्जेक्टिव जो बुक है उसको भी पढ़ते रहिए आप लोग। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में? बताइए क्या होगा? प्राकृत व ब्राह्मी। प्राकृत और ब्राह्मी में क्या है? तो कह रहा है ना कि आप फर्स्ट क्लास को देख लीजिए जरूर। कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है? तो यह होगा प्राकृत और ब्राह्मी है। क्या है? प्राकृत और ब्राह्मी। बताइएगा कि क्वेश्चन 42 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो क्या होगा बताइए? सरेकूना कंधार। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सरेकूना गंधार। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो क्या होगा? खरोष्टी लिपि किया गया। किसका? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी लिपि का। क्वेश्चन नंबर 44 है, बताइएगा कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? बताइए कौन सा दाएं से बाएं लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। हाँ, खरोष्टी बोलेगा तो बाएं से दाएं, क्या होगा? दाएं से बाएं, सॉरी, खरोष्टी बोलेगा तो दाएं से बाएं, और अगर बाएं से दाएं बोलेगा तो ब्राही। ब से बाई पहले आया ना, तब बाई, अगर यहाँ पे दाएं से बाएं बोल रहा है तो खरोष्टी होगा, लेकिन अगर बाएं से दाएं बोलेगा तो ब्राही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है किसको? केवल वासुदेव से। किससे? केवल वासुदेव से। कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। नेक्स्ट है 46 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है? क्या होगा बताइए? हाथी गुफा है। क्या है? हाथी गुफा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? क्या होगा? क्या होगा? क्षत्रप दमन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है। हाँ, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा लिखा गया? तो क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में है मिलता है? तो क्या होगा? रुद्रदामन मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? बताइए किस अभिलेख में किया गया दोनों का उल्लेख? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो कह रहा है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो महाक्षत्रप, रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 50 पे 50 क्वेश्चन 50 कर रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बताइए क्या होगा? प्रयाग में है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के। बताइएगा नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो क्या होगा? समुद्रगुप्त का था। क्या था? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था। नेक्स्ट है मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। कह रहा है कि मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? क्या होगा? चंद्र का है। किसका है? चंद्र का। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उस इलाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? चंद्र का। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? क्या होगा? एरन अभिलेख में। हाँ, कह रहा है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में।
नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो क्या होगा? भानुगुप्त। भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था, क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। कह रहा है एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? एहोल अभिलेख से मिलता है, एहोल अभिलेख से। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। एहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। हाँ, तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। नेक्स्ट है 59 नंबर, अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, क्या होगा? राजा प्रथम ने किया था। कौन किया था? राजा प्रथम ने। अभिलेखों का ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? राजा प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है कहाँ से 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, क्या होगा? उत्तर मेरूर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा का कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था, क्या होगा? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, कौन सा मुद्रा? आहत सिक्का। आहत सिक्का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं बोलेगा तो इंडो बैक्टीरियन चलाया था। हाँ, निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक सिक्के जारी शुद्ध सिक्के जारी किया? सोना का कुषाण। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? कुषाण। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? शीशा के बने थे। किसका? शीशा। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? शीशा का। नेक्स्ट है 66 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 67 नंबर कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में जारी किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु में। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा के किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि सही है। कह रहा है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम जानते थे? स्वर्ण भूमि। सही होगा, ए नंबर होगा। देखिए अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। नेक्स्ट है प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है, क्या होगा? लैटिन भाषा। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। चचनामा सिंध का इतिहास है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अरबी में। चचनामा सिंध का इतिहास है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अरबी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन 74 है, कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? मागध का था। किसका था? मागध का। नेक्स्ट है चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी, क्या हो? हाँ, तो कह रहा है ना कि चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा की थी तो 518 से 522 ईस्वी ना। 522 ईस्वी। हाँ, चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा की थी 518 से 522 ईस्वी। नेक्स्ट है कि महाभारत युद्ध के लिए 2101 ईस्वी में तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में हुआ है, बताइए? पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। कह रहा है कि महाभारत युद्ध के लिए 2101 ईस्वी के तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। नेक्स्ट है रवातक जो है ना अभिलेख किस संबंधित है? किससे? रवातक बोलेगा तो कनिष्क से। रवातक अभिलेख का संबंध किससे? कनिष्क से। नेक्स्ट है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, क्या होगा? हेरोडोटस। किसने किया? हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने ब्राही एवं खरोष्टी लिपि का उद्भाषित किया था, क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप्ट। क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप्ट। किसने ब्राही एवं खरोष्टी लिपि का उद्भाषित किया था? जेम्स प्रिंसेप्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत को कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं खरोष्टी होगा।
कह रहा है कि दाएं से बाएं जो लिखा जाता था ना खरोष्टी है, लेकिन बाएं से दाएं तो बराही हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 है ना समाप्त हो गया। 80 टोटल को 80 क्वेश्चन था, पूरा समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को रिवीजन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 3 कल पढ़ेंगे, रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक।